बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों ये है आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास, जिसमें हम पौध प्रसारण की विधियां, क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर यानी फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का यह चैप्टर आपके जो है नए ब्लूप्रिंट के आधार पर बच्चों 4 नंबर का पूछा जा रहा है। बच्चों 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 नंबर का सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है। अब की बार आपको पता है वो 4 नंबर का प्रश्न इसी आपके चैप्टर से पूछा जाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और जो भी मैं प्रश्न आपको बताऊंगा 4 नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बाहर नहीं जाएगा। 4 नंबर पक्के हो जाते हैं यदि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। बच्चों इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चों आपके जो एग्ज़ाम है उनके लिए समय बहुत कम बच रहा है, इसलिए आप जो है रेगुलर पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन वीडियो को पहुंचाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रसारण किसे कहते हैं। बच्चों प्रसारण क्या होता है, चैप्टर ही पूरा पौध प्रसारण है, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रसारण का जो मतलब है वो ध्यान रखना, एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार करना, बस और कुछ नहीं है। देखिए आप लोग, पौधों की वंश वृद्धि हेतु उनके बीज अथवा वानस्पतिक भाग का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना ही प्रसारण कहलाता है। तो बच्चों पौधों की वंश वृद्धि मतलब दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, इस प्रकार से उनकी वंश वृद्धि के लिए बीज अथवा वानस्पतिक भाग का उपयोग करके, या तो हम बीज के द्वारा दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं या वानस्पतिक भाग का उपयोग करके। वानस्पतिक भाग का मतलब होता है बीज के अतिरिक्त पौधे का कोई से भी भाग से दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। ठीक है ना। और प्रसारण बच्चों 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। प्रसारण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है लैंगिक प्रसारण, दूसरा होता है अलैंगिक प्रसारण। ठीक है ना। प्रसारण को प्रवर्धन भी कहते हैं, कंफ्यूज ना हो। प्रसारण को प्रवर्धन भी कहते हैं, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसको इंग्लिश में प्रोपेगेशन कहा जाता है। ठीक है। अब ये लैंगिक प्रसारण, अलैंगिक प्रसारण के बारे में हम डिटेल से आगे अध्ययन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे लैंगिक प्रसारण को। बच्चों देखिए लैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं बच्चों, पौधों की वंश वृद्धि के लिए उनके बीज का उपयोग करके, सिर्फ बीज का, ये ध्यान रखना, सिर्फ बीज का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना ही लैंगिक प्रसारण कहलाता है। ध्यान रखना, लैंगिक प्रसारण क्या होता है कि बीज के द्वारा नया पौधा तैयार करना ही लैंगिक प्रसारण कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगर हम लोग बीज के द्वारा दूसरा पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसे लैंगिक प्रसारण कहते हैं, और बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से अगर पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसे अलैंगिक प्रसारण कहते हैं। अलैंगिक प्रसारण के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पहले लैंगिक प्रसारण को अच्छी प्रकार से यहाँ पर समझ लेते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंगिक प्रसारण के गुण या लाभ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। लैंगिक प्रसारण के गुण या लाभ लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से। बच्चों लैंगिक प्रसारण विधि में पहला है, इसके लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस विधि द्वारा तैयार वृक्षों का आकार बड़ा होता है। सब जानते हैं कि बीज द्वारा यदि पौधा तैयार किया जाता है ना, तो उस पौधे का आकार बड़ा होता है, बड़ा आकार होता है, साइज बड़ा होता है। ठीक है, अब देखा होगा आपने जनरली। इस विधि द्वारा तैयार पौधों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है इसमें रोगों के प्रति या कीटों के प्रति, जनरली बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अधिक होती है। ये किसी भी मौसम को, ठंडा ज़्यादा मौसम हो या ज़्यादा गर्म मौसम हो, तो उसको भी ये सहन कर लेते हैं। मतलब इनके अंदर एक रेसिस्टेंट पावर होती है, जो अनुकूल वातावरण न होने पर भी अपने आप को उस मौसम में ढाल लेते हैं। तो कहने का मतलब जो बीज द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं वो प्रतिरोधक क्षमता उनमें अधिक होती है, ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद तीसरा है बच्चों, इस विधि से नई जातियों का विकास किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि बीज द्वारा ही हम नई जातियों से नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अंततः जैसे वानस्पतिक प्रसारण है, वानस्पतिक प्रसारण में हम लोग नई जाति तैयार नहीं कर सकते। ध्यान रखना आप लोग इस बात का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीज द्वारा यदि पौधा तैयार हो रहा है तो हम लोग नई जाति तैयार कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग इसमें नई जाति हम लोग अलैंगिक प्रसारण में नहीं कर पाए। आगे मैं आपको ये चीज़ क्लियर अच्छी प्रकार से कर दूंगा। ठीक है, आगे चौथा पॉइंट है बच्चों, इस विधि द्वारा तैयार वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखो तो एक तो साइज बड़ा होता है पौधों का, दूसरा याद रखना ये अगर बीज द्वारा पौधा तैयार किया जा रहा है तो उनका जीवन काल भी बड़ा होता है, मतलब ये अधिक समय तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रसारण का क्या गुण या लाभ होते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे।
अब लैंगिक प्रसारण के अगर लाभ या गुण अपने पढ़े तो उसके दोष और हानियां भी होंगी। दोष या हानि, देखिए तो लैंगिक प्रसारण के दोष या हानि निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। सबसे पहला है, इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। पहला कारण तो कि अगर हमने बीज से पौधा तैयार करते हैं ना, तो फल क्या है, आने में समय लगता है। कम से कम 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। कोई भी पौधा हो जनरली तो उसमें फल आने में समय लगता है। पहला तो ये हानि हुई। दूसरा बच्चों दोष है कि पौधों का आकार अधिक होने के कारण उनकी देखभाल करने, फलों की तोड़ाई करने में कठिनाई आती है। सही बात है बच्चों कि जैसे पौधे का, आपको पता है कि बीज से जब हम पौधा तैयार करते हैं तो पौधे का आकार बड़ा होता है। जब पौधे का आकार बड़ा होता है तो उसकी हम देखभाल करने में, फलों की तोड़ाई करने में हमें थोड़ी क्या आती है, समस्या आती है, कठिनाई आती है। तो यह भी एक दोष है। तीसरा है बच्चों, आपको इस विधि से द्वारा प्रसारण पौधों के पैतृक गुण बदल जाने की संभावना अधिक रहती है। इस विधि द्वारा प्रसारण पौधों के पैतृक गुण मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं, उनकी जो माता पिता है, मतलब माता पिता रहे हैं आपके पौधे के, तो उनके गुणों में बदल जाने की संभावना अधिक रहती है। कैसे रहती है अधिक गुणों की बदलने की संभावना? मान के चलिए कि उसमें दूसरे का पर परागण हो गया ना, तो उसके द्वारा जो बीज है वो बीज का आपका क्या है, एक तो क्वालिटी पर असर पड़ेगा, दूसरा उसका ये है कि उसका जो गुण है उसमें भी क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। तो इसके द्वारा भी, प्रसारण के द्वारा एक हानि होती है। अच्छा, ये 4 नंबर पूछा जा रहा था, 1 पॉइंट और होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो मैं बता देता हूँ चौथा पॉइंट आपको बच्चों। चौथा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये होगा, देखिए आप लोग कि जैसे साइज बड़ा है तो दवाई छिड़कने में भी हमको क्या आती है, समस्या आती है। दवाई छिड़कने में भी आपको क्या आती है, समस्या आती है। ये चीज़ भी आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, लैंगिक प्रसारण के दोष। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गए होंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है बच्चों। लैंगिक प्रसारण के दोष या हानि, आपको या दोष पूछ ले या हानि, आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। अब हम बात करेंगे अलैंगिक प्रसारण की बच्चों। अलैंगिक प्रसारण की, 1 मिनट रुकिए आप लोग। अलैंगिक प्रसारण की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। अलैंगिक या इसको हम वानस्पतिक प्रसारण भी कहते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन भी इसे कहा जाता है। ये क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी सुन लीजिए आप लोग। बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से, अब पौधे का अन्य भाग क्या, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, शाखा हो सकती है ना, पत्ती हो सकती है, तो वहाँ से अगर दूसरा पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसे हम लोग वानस्पतिक प्रसारण ये या वानस्पतिक प्रवर्धन या लैंगिक प्रसारण इसको कहते हैं। समझ में आया? बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण करना, नया पौधा तैयार करना ही वानस्पतिक प्रसारण कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो जाना चाहिए, कहीं किसी को समस्या नहीं आना चाहिए। अलैंगिक प्रसारण के लाभ की बात कर लेते हैं। क्या लाभ होता है अलैंगिक प्रसारण के? लाभ की जगह गुण भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको फलों को तुड़ाई में सुविधा होती है। क्यों रहती है? क्योंकि साइज जो होता है ना, अलैंगिक प्रसारण द्वारा पौधा जब तैयार किया जाता है तो उसका साइज छोटा होता है। जब साइज छोटा होता है तो फलों की तुड़ाई करने में क्या आती है, सुविधा रहती है। तो पहला लाभ तो ये है। दूसरा है, फल वृक्ष आकार छोटा होने से पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या भी अधिक होती है। सही बात है कि जब साइज जब छोटा रहेगा पौधे का तो हम प्रति हेक्टेयर में अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ आप लगा सकते हैं। तो दूसरा ये हो गया आपका फायदा। तीसरा आपका जो लाभ है वो क्या है कि इनसे प्राप्त पौधों में पैतृक वृक्षों जैसे गुण पाए जाते हैं। भी ध्यान रखना, क्योंकि जो पौधा तैयार किया जाता है या पौधे के किसी भी भाग से तैयार किया जाता है ना, तो उसके जो गुण होते हैं वो उसी पौधे जैसे रहते हैं जिस पौधे से हमने उसके क्या शाखा या तना से नया पौधा तैयार किया है, ठीक है ना। तो पैतृक गुण जो रहते हैं वो बदलते नहीं है, ये चीज़ आप लोग विशेषकर याद रखेंगे। चौथा है बच्चों, इस विधि में बीमारी आदि अवगुणों का दूर किया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, इस विधि में क्या कर सकते हैं कि जो मान के चलिए उस पौधे में कोई बीमारी या रोग है तो इसमें हम लोग उसकी बीमारी या जो भी कीट हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवगुणों को दूर किया जा सकता है। तो अलैंगिक प्रसारण के जो लाभ है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। अलैंगिक प्रसारण के दोष या हानि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखें, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलैंगिक प्रसारण के दोष या हानि क्या होते हैं? देखो बच्चों, इस 4 क्वेश्चन में बता दी, 4 क्वेश्चन में से एक प्रश्न तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, बाकी और आगे जो प्रश्न पढ़ाऊंगा वहाँ से भी आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। यानी अथवा में आपका प्रश्न 4 नंबर का यहाँ से क्लियर होगा, एक प्रश्न आपका वहाँ से क्लियर होगा। मतलब आगे जो पढ़ाऊंगा 4 प्रश्न और पढ़ाऊंगा आपको आगे, और ये आपका, इसको देख लीजिए पहले अपने अलैंगिक प्रसारण के दोष या हानि। देखिए सबसे पहले, पौधे का जीवन काल कम होता है। पहली बात तो ये, जब हम लोग पौधे के किसी अन्य भाग से नया पौधा तैयार करते हैं, मतलब वानस्पतिक प्रसारण करते हैं, अलैंगिक प्रसारण करते हैं ना, तो पौधे का क्या रहता है कि जो पौधा पहले इतने जितने साल का था ना, उसमें से अगर किसी शाखा से हम दूसरा पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसकी जो उम्र है वो कम होगी, पहली बात तो, है ना। तो जीवन काल कम होगा, ध्यान रखें। दूसरा है
इस विधि से नई प्रजाति उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि अलैंगिक प्रसारण के द्वारा हम लोग नई जाति तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विशेष याद रखना, यह विधि सभी पौधों में संभव नहीं है। ये भी याद रखना है, यह विधि जो अलैंगिक प्रसारण है सभी पौधों में संभव नहीं है। जैसे मैं बात करूं पपीता है, तो पपीता में हम लोग दूसरा पौधा तैयार सिर्फ बीज के द्वारा कर सकते हैं। क्या उसका किसी तने से या शाखा से तो होती नहीं है शाखा, तो क्या पत्तियों से हम लोग दूसरे पौधा तैयार कर सकते हैं पपीता का? नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो मेथड है अलैंगिक प्रसारण, ये सभी पौधों में संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है आपका चौथा, इस विधि से अधिक व्यय होता है। ये भी ध्यान रखना कि इस विधि से नया पौधा तैयार जब करते हैं तो उसमें खर्चा भी क्या आता है? अधिक आता है। तो अलैंगिक प्रसारण के जो दोष या हानि है, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को भली प्रकार से समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने इतना पढ़ लिया है यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी दिक्कत आपको इस पौधे में नहीं आएगी। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले लैंगिक प्रसारण एवं अलैंगिक प्रसारण में अंतर वही है जैसे आपने पढ़ लिया है, वही का वही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो। देखिए आप सब लोग, सबसे पहले बच्चों क्या होता है, इस विधि से तैयार पौधों का जीवन काल जो होता है ना अधिक अपेक्षाकृत अधिक होता है। ध्यान रखना, अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है लैंगिक प्रसारण में, क्योंकि बीज द्वारा पौधा तैयार करते हैं। जबकि अलैंगिक प्रसारण क्या होता है कि इस विधि में तैयार वृक्षों का जीवन काल क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब ये पौधे आपके क्या होते हैं? कम जीवित रहते हैं, इनका मतलब कम उम्र होती है कुल मिलाकर ये है। दूसरा आपका पॉइंट है, देख लीजिए बच्चों, इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। ध्यान रखना, जब हम लोग लैंगिक प्रसारण द्वारा पौधा तैयार करते हैं तो आपको पता है कि बीज लगाएंगे, फिर उगेगा, फिर जो बड़ा होगा 3-4 से 5 साल लग जाते हैं जब जान के आपके उसमें फल आएंगे। जबकि अलैंगिक प्रसारण में क्या होता है बच्चों, पौधों में फलन शीघ्र होता है, क्योंकि पहली उम्र तो उसकी पहले से थी, अब वो छोटा पौधा है तो भी फल देने लग जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चों, इस विधि में नई जातियां का विकास किया जा सकता है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है कि लैंगिक प्रसारण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? नई जातियां तैयार कर सकते हैं, जबकि अलैंगिक प्रसारण में नई जाति उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये विशेष आप लोग याद रखें। अच्छा, 4 नंबर का प्रश्न है, एक पॉइंट और मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, इसमें नहीं लिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग याद रखना कि लैंगिक प्रसारण जो होता है ना, लैंगिक प्रसारण विशेष याद रखेंगे आप लोग। इसमें आपका चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंगिक प्रसारण में क्या होता है, चौथा जो अंतर है उसको देख लीजिए कि हम लोग इसको पौधे को लैंगिक प्रसारण से बीज द्वारा पौधा तैयार होता है ना, इसको हम लोग किचन गार्डन में नहीं लगा सकते, जबकि अलैंगिक प्रसारण जो किया जाता है उस पौधे को हम लोग किचन गार्डन में लगा सकते हैं। मतलब किचन गार्डन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा घर के पास जो जगह खाली रहती है ना, उसमें आपके बीज द्वारा पौधा तैयार करोगे तो बहुत बड़ा पौधा हो जाएगा, तो इतनी जगह ही नहीं रहती। लेकिन अलैंगिक प्रसारण द्वारा अगर आप दूसरा पौधा तैयार कर रहे हो तो वहाँ पर हम लोग उस पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो इसको भी आप पॉइंट को जोड़ सकते हो, है ना। चौथा पॉइंट नहीं आपको इसको नहीं तो एक और बता देता हूँ आपको। लैंगिक और लैंगिक प्रसारण में अंतर वही है कि लैंगिक प्रसारण में जब पौधे का साइज बड़ा होता है तो दवाई छिड़कने में प्रॉब्लम आती है, फल तुड़ाई में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अलैंगिक प्रसारण में कोई समस्या, कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिए। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछे ले जाए तो बिल्कुल आप लोग अच्छी प्रकार से इसको करके आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कहीं किसी को समस्या नहीं आ रही होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्तन एवं दाब कलम में अंतर लिखिए। कर्तन एवं दाब कलम में अंतर, कर्तन एवं दाब कलम में क्या अंतर है अच्छी प्रकार से समझना होगा। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कर्तन और दाब कलम होते क्या हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये जान लीजिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कर्तन क्या होता है और दाब कलम क्या होता है। देखो, कलम या कर्तन एक ही चीज़ है, जबकि दाब कलम एक अलग चीज़ है। देखो, कलम तो सबने लगाई हुई, जैसे गुलाब का हम दूसरा पौधा तैयार करते हैं तो गुलाब के बीज तो आपने देखी नहीं होंगे, कभी देखा होगा तो उसकी शाखा काट करके और दूसरी जगह लगा देते हैं, उसमें जड़ निकल आती हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। वो क्या होती है? वो कलम होती है जनरल भाषा में। और दाब कलम क्या होती है? ये दाब कलम को हम लोग इसको गूटी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होते हैं कि पौधे से जो शाखा लेकर के पहले क्या करते हैं, वहाँ पर छाल उतार करके वहाँ पर क्या करते हैं, जो मिट्टी और खाद होती है ना उसको बांध दिया जाता है और उसको गीला बनाए रखते हैं, जिससे उसमें जड़ निकल आती हैं। जड़ निकल आती हैं तो फिर उसको काट करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है, उसको हम लोग दाब कलम के नाम से या एयर लेयरिंग के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में अगर आपको आ गई हुई तो अंतर भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं। देखो, कलम तो आपने देखे है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं कि इस विधि में क्या करते हैं, जड़ें निकलने से पहले ही तने को काट कर अलग कर दिया जाता है। क्योंकि कलम में हम लोग क्या करते हैं, पहले
जो शाखा होती है उसको काटा और काट करके हम लोग उसको कहाँ लगा देते हैं, मिट्टी में कहीं भी गमले में लगा देते हैं। दूसरा पौधा हमको तैयार करना है तो इसी प्रकार से करते हैं, सबको मालूम होगा इस चीज़ के बारे में। जबकि दाब कलम में क्या होता है कि इस विधि में जड़ें निकलने के बाद उस भाग को मात्र पौधे से अलग किया जाता है। मात्र मतलब जो जिस पौधे में, देखो इसमें होता क्या है, मैं पूरी रामायण आपको बता देता हूँ। दाब कलम में जैसे मान के चलिए एक पौधा है आपका, अच्छी प्रकार से देखिए ये पौधा है ना, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हमको दाब कलम तैयार करना है। तो मान के चलिए हमको इसमें क्या करते हैं, इसमें से ये शाखा रहती है जनरली, कलम बराबर आएगी, जो पेंसिल बराबर मोटी शाखा होना चाहिए, ये वाली शाखा मान लीजिए इतना ही है। और इसमें क्या करते हैं कि इसकी छाल उतार ली, ये छाल उतार ली। अब छाल उतार करके इसमें क्या करते हैं, छाल उतारने के बाद मिट्टी, थोड़ी सी खाद वो डाल करके और चारों तरफ से उसको उससे बांध देते हैं, एक कपड़ा लगा करके और पन्नी ऊपर से बांध करके ऊपर से रस्सी से बांध दिया जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग इस तरह से बांध दिया। अब क्या होता है, इसमें इसको नमी बनाए रखते हैं, यहाँ पर नमी बनाए रखते हैं। तो कुछ दिन बाद, लगभग 1-2 महीने बाद, 2 महीने बाद इसमें क्या होती है, जड़ें निकलना इस प्रारंभ हो जाती हैं कि जड़ें निकलना यहाँ पर पतली पतली जड़ें जब दिखाई देने लगती हैं तो इस शाखा को फिर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और वहाँ पर दूसरी जगह कहीं इसको रोप दिया जाता है खेत में जहाँ हमको लगाना हो। तो इस प्रकार से किया जाता है ना, इसको हम लोग दाब कलम या एयर लेयरिंग इसको कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब जो अंतर है वो समझ में आपको आ जाना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट है कि इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, जड़ें निकलने के बाद उस भाग को, पौधे को अलग किया जाता है, ये आपको मैंने अभी बता दिया है। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, इसमें पौधा तैयार करने में कम समय लगता है और इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, क्योंकि 2 महीने तो पौधे पे जड़ निकलने में समय लग जाता है, इसलिए ध्यान रखें दाब कलम में समय अधिक लगता है। तीसरा पॉइंट है, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे कमज़ोर होते हैं। ध्यान रखना, जब हम कलम द्वारा पौधा तैयार करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न पौधे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जबकि हम दाब कलम द्वारा पौधे तैयार करते हैं तो पौधे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। 3 पॉइंट तो बता दिए, चौथे पॉइंट मैं इसमें लिख नहीं रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो कलम या कर्तन है आपकी, ये इसमें ध्यान रखना, जो पौधे होते हैं ना उसमें रोग कीट अधिक लगते हैं, जबकि दाब कलम द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनमें रोग और कीटों का प्रकोप थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम चौथा पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का चैप्टर पूछा जा रहा है तो कम से कम 4 तो आपके पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। कर्तन एवं दाब कलम में अंतर यदि समझ में आया तो बढ़े हम लोग आगे। अब नेक्स्ट है बच्चों, आपको कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। अभी हम कलम और दाब कलम में अंतर पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो जो कलम हम लोग लगाते हैं तो वहाँ पर हमको कौन सी सावधानी आपको रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग, समझिए इसको किस प्रकार से हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी होंगी। पहली बात तो याद रखना है कि कलम की जो मोटाई है वो पेंसिल के बराबर मोटाई के समान होनी चाहिए। ध्यान रखना, जो कलम हम लोग ले रहे हैं तो वो कितनी मोटी होनी चाहिए, पेंसिल के बराबर। पेंसिल तो सब लोगों ने देखी होगी ना, पेंसिल के बराबर मोटी वो कलम हमको लेना है, ठीक है ना। दूसरा पौधा अगर तैयार करना है तो कलम से, ठीक है, पहली बात तो ये याद रखें। दूसरी बात हमने दूसरी सावधानी रखनी है कि जिस शाखा से कलम बनाई गई है वह रोगों एवं कीटों के प्रकोप से मुक्त होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि हम जैसे किसी भी पौधे से शाखा ले रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि उसमें रोग और कीट हो, ऐसी शाखा हमको लेना है कि उसमें किसी प्रकार के रोग एवं कीटों का कोई प्रकोप नहीं होना चाहिए। प्रकोपों से क्या ऐसी शाखा होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात आपको समझ में आ गई, दूसरी सावधानी समझ में आ गई। तीसरी सावधानी याद रखना है कि प्रत्येक कलम में कम से कम 5 से 6 कलिकाएं होना चाहिए। जो हम कलम ले रहे हैं ना उसमें कलिकाएं होना चाहिए, बड होना चाहिए, क्योंकि वहीं से ही आपकी नई कलिका फूट करके जो है ना नया आपकी शाखा उसमें से बनेगी। इसलिए क्या होना चाहिए, जो कलम हम लोग ले रहे हैं ना उसमें 4 से 5 कलिकाएं, 5 से 6 कलिकाएं लगभग उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हुई। लास्ट पॉइंट देखिए कि कलम की निचली काट सीधी तथा ऊपरी काट उसकी कैसी होना चाहिए, तिरछी। इस बात का विशेष याद रखना है, ऊपरी काट तो तिरछी होना चाहिए जबकि नीची काट कैसी होना चाहिए, उसकी सीधी होना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष याद रखें। अच्छा, तिरछी समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से आपका ये वाला जो भाग होता है ना, ये तिरछा है, ये सीधा है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आई, कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानी आपको रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग में अंतर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग में अब पहले ये पता ना होना चाहिए कि इनार्चिंग क्या होता है और ग्राफ्टिंग क्या होता है। इनार्चिंग ग्राफ्टिंग कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इनार्चिंग में क्या होता है बच्चों कि इसमें मूल ग्रंथ को शाखा के पास ले जाते हैं। तो पहले ये पता होना चाहिए कि मूल ग्रंथ क्या होता है और शाखा क्या होती है। इसमें मूल ग्रंथ को शाखा के पास ले जाते हैं। तो मूल ग्रंथ क्या होता है, जैसे गमला है, गमले में कोई पौधा लगा हुआ है ना, पौधे लगाए तो उसकी जड़ सहित जो तना है ना, जड़ सहित जो तना है ना, ऊपर का क्या भाग जो होता है ना, इतना बड़ा गमला है छोटा सा और उसमें एक पौधा लगा हुआ, सपोज दैट है, सपोज कीजिए आप लोग, जैसे ये है, ये गमला है और इसमें ये पौधा लगा हुआ है, इसकी ये जड़ है और ये अपना पौधा है।
तो एक ये पूरा का पूरा आपका ये भाग जो है ना, ये मूल ग्रंथ हो गया। तो इस गमले को उठा करके कहाँ ले जाइए आप लोग, शाखा के पास। ये पौधा है कोई, इसके पास ले जाइए, ठीक है ना, ये पौधा इसके पास ले जाते हैं। जबकि ग्राफ्टिंग में क्या होता है, शाखा को मूल ग्रंथ के पास ले जाते हैं, मतलब ये शाखा है ना, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, जस्ट उल्टा एक दूसरे को, है ना। इसमें ये चीज़ आपको जरूर याद रखना। मूल ग्रंथ का मतलब ये समझ में, मूल यानी होता है जड़, मूल यानी क्या होता है, जड़, और शाखा तो आप लोग जानते हैं, शाखा आपकी ये होती है ना। समझ में आ रहा है ना ये बात, ठीक है। तो मूल ग्रंथ को आपका वो सर उखाड़ के कैसे ले जाए मूल ग्रंथ, भैया गमले को ही तो ले जाओ, मैंने पहले ही कह दिया आपसे इस चीज़। चलिए दूसरा पॉइंट समझ लीजिए कि इस विधि में शाखा का रोपण करते समय पैतृक पौधे से अलग नहीं किया जाता है। जी हाँ, इसमें क्या करते हैं कि शाखा को रोपने से पहले जो पौधा होता है ना, उसको पैतृक पौधे से हम लोग क्या करते हैं, अलग नहीं किया जाता है। जबकि इसमें शाखा तो पहले ही काट ली जाती है, पैतृक पौधे से क्या कर लिया जाता है, इसको अलग कर लिया जाता है। तीसरा है बच्चों, इसमें ग्राफ्टिंग की तुलना में सफलता अधिक मिलती है। जी हाँ, इनार्चिंग में क्या होती है, सफलता अधिक मिलती है, जबकि इसमें सफलता थोड़ी सी कम मिलती है, पौधा आपका खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग में अंतर था। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में थोड़ा सा कम आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही है। प्रैक्टिकल में अगर किसी ने प्रैक्टिकल किए होंगे तो उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि इनार्चिंग ग्राफ्टिंग होता क्या है ना। थोड़ी सी समस्या आई हुई, कोई बात नहीं है, आती है। इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर 4 नंबर का है, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस इतना पढ़ लीजिए। अंतर आ जाएगा एक, या लैंगिक अलैंगिक के गुण दोष में से एक वहाँ से आ जाएगा। तो बच्चों इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना पढ़ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास है। आज मैंने आपको जो क्लास पढ़ाई है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको जरूर पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।